Channel. I really hope that you guys are really doing well. So guys, this is our chapter number 8 of political science. चैप्टर इज एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है गाइज, मैं आपको बता दूं पहले ही बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, इस चैप्टर में कुछ भी ज़्यादा समझाने के लिए नहीं है. इसमें मोस्टली आपको फैक्चुअल थिंग्स दे रखे हैं जिसको आपको सिर्फ समझना है. मैंने सारे के सारे मेरे नोट्स जो है एनसीईआरटी की बुक से जो है उससे मैंने बनाए हैं वन बाय वन. तो इसमें बेसिकली क्या है, पहले आप ये समझ लो चैप्टर का ओवरव्यू क्या है. इसमें ना बेसिकली नेचुरल जो रिसोर्सेज है, एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्स कैसे उनका कैसे डिप्लीशन हो रहा है, इसका ही इस चैप्टर में ना हमको समझा रखा है. ठीक है, तो दीज आर द टॉपिक्स विच वी विल बी कवरिंग इन दिस चैप्टर वन बाय वन एज यूजुअल. ठीक है, तो टॉपिक नंबर 4, फर्स्ट एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स. सेकेंड, प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स. व्हाट आर ग्लोबल कॉमन्स विच वी विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर लेक्चर आफ्टर सम टाइम. ठीक है, उसके बाद में कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या होता है, इंडिया स्टैंड और एनवायरमेंटल इशूज क्या है, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स क्या है, वन और मैनी, देन रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स एंड देन लास्ट द इंडिजीनियस पीपल एंड देयर राइट्स. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. सो फर्स्ट टॉपिक इज एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स. ठीक है, तो ये टॉपिक वाइज हम इसको समझते हैं. ठीक है, फर्स्ट है लैंड एंड एग्रीकल्चर. लैंड एंड एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है इस टाइम पे ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर में बात करते हैं. तो फर्स्ट कल्टिवेबल एरिया इज बेयरली एक्सपेंडिंग. कल्टिवेबल एरिया मतलब जहाँ पे आप कल्टिवेशन कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल से एक्सपेंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि वो एरिया तो उतना ही है बट हमारे जो नीड्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे. बट वो जो एरिया है कल्टिवेशन का वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से एक्सपेंड हो रहा है. देन एग्रीकल्चरल लैंड इज लूजिंग फर्टिलिटी. अब भाई आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड जो होता है वहाँ पे आप केमिकल्स का यूज़ करते हैं लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स. इस वजह से जो एग्रीकल्चर है ना उसकी फर्टिलिटी लूज़ कर रहा है. देन ग्रासलैंड्स हैव बीन ओवरग्रेस्ड. जो ग्रासलैंड्स होते हैं ना, ग्रासलैंड्स वो बहुत ज़्यादा ओवरग्रेस्ड होता है. मीन उनको जो कैटल, शीप्स, हॉर्सेस जो है ना वो ग्रास को ईट करता है ना, तो वो जो ग्रासलैंड्स है वो ओवरग्रेस्ड हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चल रहे हैं वो ग्रासलैंड्स को. तो इस वजह से तो ग्रासलैंड्स हैव बीन ओवरग्रेस्ड. देन वाटर पोल्यूशन. जो वाटर पोल्यूशन क्या है, सफर्ड एक्सटेंसिव डिप्लीशन. वाटर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा वाटर एक्सटेंसिव डिप्लीशन ऑफ लाइफ ऑफ एक्वेटिक एनिमल. जो उसके अंदर वाटर के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स है ना वो बहुत ज़्यादा डिप्लीशन फेस कर रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है एक्वेटिक एनिमल्स का. इसकी वजह से क्या हो रहा है, लैंड सीवर रेस्ट्रिक्शन और रेस्ट्रिक्टिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन. अब बेसिकली क्या होगा, एग्रीकल्चर किससे लेना देना एग्रीकल्चर का, वाटर से. अगर वाटर की ही कमी हो रही है, वाटर ही पल्यूट हो रहा है, तो बेसिकली वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे भी इफेक्ट करेगा. और एग्रीकल्चर के साथ साथ एग्रीकल्चर का फूड से पूरा कनेक्शन है, तो लाइक टू सीवर रेस्ट्रिक्टिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन. फिर अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2066 यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. एक सेकेंड, हम इसको अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट करते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब की, 2016. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने बताया कि देयर आर 663 मिलियन पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज विच दे हैव नो एक्सेस ऑफ सेफ वाटर. जिनके पास सेफ वाटर का भी एक्सेस नहीं है. ठीक है, और 2.4 बिलियन हैव नो एक्सेस ऑफ सैनिटेशन. हमने 663 मिलियन पीपल के पास डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है, सेफ वाटर नहीं है. देन 222.4 बिलियन हैव नो एक्सेस ऑफ सैनिटेशन. सैनिटेशन मतलब प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर और एक प्रॉपर टॉयलेट. ठीक है, और मतलब सैनिटेशन उनका सफाई, ये सब सैनिटेशन उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, 3 मिलियन चिल्ड्रन डाई एवरी डे. डेथ ऑफ मोर देन 3 मिलियन चिल्ड्रन एवरी डे. ये ना बेसिकली ये थोड़ी से अपन को फिगर्स दे रखे हैं, मिलियंस वगैरह, 663, 2.4 बिलियन, ऐसे जो फिगर्स दे रखे हैं ये डायरेक्टली आपको बोर्ड्स वगैरह के लिए इतनी ज़्यादा डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है. बट हाँ, अगर आप CUET और UPSC के लिए तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको गो थ्रू करना पड़ेगा इनसे. ठीक है. देन नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह है. ठीक है, पेड़ वगैरह है, आप वहाँ पर उनको पेड़ों को काट दो और उस जगह सिर्फ एक प्लेन एरिया बना दो. अब वो प्लेन एरिया बहुत चीज़ों के लिए हो सकता है, कंस्ट्रक्शन के हो सकता है, एग्रीकल्चर के लिए हो सकता है, कोई भी चीज़ अपने प्लांट लगाना हो, किसी भी चीज़ का प्लांट लाइक अपना एनर्जी, अपना सोलर प्लांट वगैरह या फिर अपने इलेक्ट्रिक प्लांट, कोई भी चीज़ का हो सकता है. तो वो डिफॉरेस्टेशन प्लांट्स को कट करके प्लेन एरिया बनाओ, अपनी खुद की कुछ नीड्स को फुलफिल
करने के लिए, ठीक है, विच लाइक टू दी बायोडाइवर्सिटी ऑनलाइन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। अब इसमें क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है बहुत ज़्यादा, लाइक प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स, बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उनका लॉस होता है। तो इस वजह से क्या होता है, डायरेक्टली ड्यू टू दी डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, इसकी वजह से क्या होता है, तो ये कटेंगे क्या, प्लांट्स, ट्रीज, ये कटेंगे तो डायरेक्टली क्या होगा, पोल्यूशन भी बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट है डिक्लाइन इन द टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर अपनी अर्थ है, इसमें 5 लेयर्स आपको पता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अपनी स्ट्रेटोस्फेयर के वहाँ पे है ओजोन, सॉरी अपनी यहाँ पे क्या है, ओजोन लेयर। ओजोन कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड वाली लेयर में। तो इसका भी क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, अपने ह्यूमन हेल्थ पे और इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ओजोन के डिप्लीशन, क्योंकि जो ओजोन है ना, वो जो सोलर इंसुलेशन है, जो अर्थ की जो रेज है, हार्मफुल रेज है, उसको अर्थ पे आने से रोकती है। मतलब अगर मान लो 100% अगर अर्थ की सन की जो रेज है उसमें से 0.1% अर्थ पे आ रही है, क्योंकि ये ओजोन लेयर की वजह से। तो ये डिप्लीशन हो रहा है किसका, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है इसका डिप्लीशन, और जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ और इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। देन इंक्रीजिंग पोल्यूशन इन कोस्टल वाटर। तो बेसिकली कोस्टल वाटर क्या होता है, यहाँ पे आपकी बीचेस है, यहाँ पे कोस्ट है, ठीक है, मतलब कॉन्टिनेंट है आपको कोई भी, और यहाँ पे आपका वाटर है, क्या है, वाटर। तो ये जो है ना, ये आपका बीच होता है, लाइक गोवा के बीच, मालदीव्स, लक्षद्वीप, मतलब ये जो बीचेस होते हैं कोस्टल वाटर होते हैं, यहाँ का जो एरिया होता है कॉन्टिनेंट और वाटर बॉडी के बीच का होता है, वो होता है अपना कोस्टल वाटर। तो ये जो होता है ना, इनमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है ड्यू टू लैंड बेस्ड एक्टिविटी। लैंड बेस्ड मतलब वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ह्यूमन सेटलमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मरीन जो एनवायरनमेंट है ना, उसका डिटोरेशन हो रहा है, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो रही है, ठीक है। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, नो सिंगल गवर्नमेंट कैन एड्रेस द इशू। अब ऐसी इशू को कोई एक सिंगल गवर्नमेंट तो नहीं एड्रेस कर सकते, तो इट बिकम दी पार्ट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो जो सारा वर्ल्ड इसको मिलके कोऑपरेट करेगा तभी इसका सोल्यूशन निकल पाएगा। आ गया समझ में। तो अब इसके क्या इनिशिएटिव्स लिए गए थे इन सबको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इनिशिएटिव, द क्लब ऑफ रोम इज अ ग्लोबल थिंक टैंक, ठीक है। इट पब्लिश्ड अ बुक in 1972 which entitled limited to growth, ठीक है। तो बुक का नाम क्या था, लिमिट्स टू ग्रोथ। अब इसने क्या बोला था इसकी बुक में, द पोटेंशियल डिप्लीशन, पोटेंशियल मतलब फ्यूचर में किसका, डिप्लीशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसमें हमने इकोनॉमी की बात नहीं की, इसमें हमने किसकी, पॉपुलेशन की बात की थी। विच लाइक टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNEP होल्डिंग, क्या UNEP होल्डिंग मीन्स यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स, क्या करता है, होल्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस विच प्रमोट डिटेल स्टडीज टू गेट मोर कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव। गेट मोर वो क्या करती है, वो एक डिटेल स्टडीज़ को प्रमोट करती है, किसके बारे में, मोर कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स ऑन एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स। आ गया समझ में। हम इसको क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच प्रमोट डिटेल स्टडीज टू गेट मोर कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स ऑन एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स। चलिए मूविंग फर्दर। सो ये है रियो द जेनेरियो समिट, लगा लो 3-4 बार स्टार्स, क्योंकि ये आएगा ही आएगा आपके एग्जाम्स में। आ गया समझ में, अच्छे से इसको करेंगे, किसको, रियो दी जेनेरियो समिट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गया समझ में, अच्छे से लगा लो स्टार्स, भूल ना जाओ फिर बाद में। तो UN कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल डेवलपमेंट हमने जो पढ़ा, UNED जो UN ने करवाया था कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इसने क्या करा है, वो जो कॉन्फ्रेंस का हुआ हेल्ड इन रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में, कब, जून 1992 में हुआ था। और ऑल्सो कॉल्ड दी अर्थ समिट, इसको हम रियो दी जेनेरियो और अर्थ समिट भी बोलते हैं। अटेंडेड बाय 170
स्टेट्स, 170 प्लस कंट्रीज़ ने अटेंड किया था, 1000 ऑफ NGOs और मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने अटेंड किया था। और इसका क्या था 5 ईयर अर्लियर 1992 से माइनस कर लो 19, मतलब क्या करना है 1992 में क्या था आया था अपना रियो डी जेनेरियो 1990, उसके 5 साल माइनस कर लो 1987 में क्या था एक ब्रुनलैंड रिपोर्ट थी। क्या ब्रुनलैंड रिपोर्ट 1987 में थी, उसका नाम था आर कॉमन फ्यूचर, ये पब्लिश हुआ था। द रिपोर्ट वांटेड द ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वर नॉट सस्टेन इन द लॉन्ग टर्म। इसने क्या करता ये एक अपना ओल्ड ट्रेडिशनल पैटर्न पे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता था, मतलब ये क्या था एक सस्टेनेबल अप्रोच नहीं था लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसको क्या हुआ था, इसको चेंज करके फिर क्या लाया था रियो डी जेनेरियो समिट। क्या फर्स्ट क्या था ब्रुनलैंड रिपोर्ट थी कब 1987 में, उसके 5 साल बाद क्या था रियो डी जेनेरियो समिट आया था 1992 में। क्योंकि ये जो थी ना ब्रुनलैंड रिपोर्ट ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करती थी, लेकिन ये एक सस्टेनेबल ओल्ड इकोनॉमिक पैटर्न, ओल्ड ट्रेडिशनल पैटर्न की बात करती थी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बट ये एक सस्टेनेबल अप्रोच नहीं था क्या लॉन्ग टर्म के लिए। आ गया लॉन्ग टर्म के लिए ये एक सस्टेनेबल अप्रोच नहीं थी, इसलिए हम उसको चेंज करके क्या करा रियो डी जेनेरियो समिट लाए थे कब 1992 में। आ गया समझ में। इन द रियो डी जेनेरियो समिट रिच प्लस डेवलप्ड कंट्रीज, क्या रिच प्लस डेवलप्ड countries first pursue different environmental agenda than the poor and countries in the third world। फर्स्ट वर्ल्ड क्या हमने बात की थी यूएस वेस्टर्न यूरोप अलाइज, ये हम उसकी फर्स्ट वर्ल्ड जो डेवलप कंट्रीज़ में जैसे कि यूएस और वेस्टर्न यूरोप अलाइज वगैरह ये थी फर्स्ट वर्ल्ड। सेकंड कौन सी थी बेसिकली कम्युनिस्ट ब्लॉक जैसे कि यूएसएसआर की कंट्रीज़ चाइना वगैरह ये सब क्या थी हमारी सेकंड ब्लॉक थी और सेकंड वर्ल्ड थी। देन थर्ड जो आता है हमारी नैम वाली कंट्रीज जो डेवलपिंग थी उस टाइम पे, ठीक है, नीदर दे जॉइंड यूएसएसआर और यूएस और वो एक डेवलप कंट्रीज थी, वो क्या थी थर्ड वर्ल्ड में आती है हमारी, ठीक है। तो बेसिकली जो फर्स्ट वर्ल्ड था ना उसके लिए अलग ग्लोबल एजेंडा निकला और जो थर्ड वर्ल्ड था उसके लिए एक अलग ग्लोबल एजेंडा निकला था, ठीक है। सो फर्स्ट वर्ल्ड को हम बेसिकली ग्लोबल नॉर्थ भी बोलते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्रीज़ है ना वो किस पे फोकस करती है, उनका क्या कंसर्न था, एक तो ग्लोबल डिप्लीशन, ये जो ओजोन डिप्लीशन, ये जो हमारा ओजोन लेयर है ना इसका डिप्लीशन हो रहा है, इसको लेके बहुत कंसर्न थी। और सेकंड है ग्लोबल वार्मिंग को लेके, ठीक है। और जो हमारा अर्थ है ना उसका बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है तो उसको लेके बहुत ज़्यादा क्या थी कंसर्न थी। अब पहले तो ये समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग आखिर होती क्या है। तो क्या होता है ये जो CO2 और जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं वो अपनी जो अर्थ है ना उसमें ही अटक जाते हैं, वहीं पे ही रह जाता है, वो अटकना क्या वहीं पे ही रह जाता है। तो उसके जो सोलर इंसुलेशन होता है ना, इंसुलेशन मतलब जो सोलर रेडिएशन होता है, सोलर की जो सन की जो रेज होती है ना वो अर्थ में आ तो जाती है लेकिन जब वापस वो रिफ्लेक्ट बैक करती है ना तो वो वहीं पे रह जाती है। वो पूरी जो रिफ्लेक्शन होते हैं ना जो रेज होती है सन की वापस बाहर नहीं जा पाती है क्योंकि वो जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा थिक कर देते हैं। मींस जो अर्थ है ना उसको बहुत ज़्यादा थिक लेयर कर देते हैं, ये पॉल्यूटेंट्स अर्थ को बहुत ज़्यादा थिक लेयर कर देते हैं और उसकी वजह से जो सोलर रेडिएशन होती है ना वो वापस बाहर नहीं जा पाती है। इसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। सिंपल सा है ग्लोबल वार्मिंग। देन हमारा क्या है थर्ड वर्ल्ड को हम क्या बोलते हैं ग्लोबल साउथ। फर्स्ट वर्ल्ड को ग्लोबल नॉर्थ एंड थर्ड वर्ल्ड को ग्लोबल साउथ बोलते हैं। ये किस चीज़ को लेके एंशियस थे, एड्रेस दी रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि भाई ये जो एनवायरमेंटल का डिग्रेडेशन हो रहा है इतना डिप्लीशन उसको हम मैनेज करें तो कह रहे कैसे और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट इसके साथ कैसे करें। तो क्या हुआ था रियो समिट प्रोड्यूस कन्वेक्शन डीलिंग विद बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट्री और रिकमेंडेड अ लिस्ट ऑफ डेवलपिंग, यह है डेवलपिंग प्रैक्टिसेस कॉल्ड एजेंडा 21। तो ये ऐसे कुछ कन्वेक्शन है जिसको हम 21 तक अचीव करने हैं। कब करना है 21st सेंचुरी तक अपन को अचीव कर। टॉपिक कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगा लो, मार्क इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आएगा इसमें से, ठीक है, लगा लो, स्टार लगा लो, इसमें भी इम्पॉर्टेंट आएगा ही आएगा इसमें।
ठीक है, अब इसमें बता रहे कॉमन, अगर हम इसको समझे कॉमन चीज़ की बात करें लेकिन अलग अलग लोगों के लिए। ठीक है, कॉमन चीज़ की बात कर रहे हैं हम इस जगह, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए वो कॉमन चीज़ अलग अलग है। ठीक है, कंट्रीज़, नॉर्थ की बात करी हमने, नॉर्थ ग्लोबल नॉर्थ और हमने ग्लोबल साउथ की बात करी थी। ठीक है, ग्लोबल नॉर्थ में डेवलप्ड कंट्रीज़ यूएस और वेस्टर्न अलायंस जो है हमने वो वाली यूएस नॉर्थ की बात करी, और साउथ की थर्ड वर्ल्ड वाली कंट्रीज़ की बात करी। तो इन दोनों का क्या है, बोथ हैव डिफरेंट अप्रोचेस। आ गया समझ में? अब इसका क्या है डिफरेंट अप्रोचेस। नॉर्थ की अगर अपन बात करें, नॉर्थ वांट टू गिव प्रायोरिटी टू एनवायरमेंट ओवर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नॉर्थ चाहता है हम एनवायरनमेंट को इम्पॉर्टेंट ज़्यादा दें और किसको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्पॉर्टेंट ना दें। एनवायरनमेंट को आगे रख रहे हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को चाहता है कि वो हम एनवायरनमेंट पे ज़्यादा दें इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट वांट्स टू डिस्कस एनवायरमेंटल इश्यूज एज इट स्टैंड्स नाउ। वो चाहते हैं जो अभी एनवायरमेंटल इश्यूज चल रहे हैं ना उनके बारे में सोचें। वांट्स टू डिस्कस एनवायरमेंटल इश्यूज एज इट स्टैंड्स, जो अभी इस टाइम पे चल रहे हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो चल रहा है। और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, किसकी, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। कौन सोच रहा है, कौन आर्ग्यू कर रहा है इसमें, नॉर्थ। बट अगर अपन देखें साउथ, ग्लोबल साउथ क्या सोच रहा है, थर्ड वर्ल्ड वांट्स टू गिव प्रायोरिटी टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देना चाहते हैं, लेकिन इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं दे रहे और इसमें इन्वायरमेंट को दिया। इसलिए बोल रहा है साउथ हमको एनवायरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों पर ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। और साउथ एलिक्स वो क्या बोलता है, साउथ की मच ऑफ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है, मच ज़्यादा इकोलॉजी डिग्रेडेशन किसने किया है, किसने, नॉर्थ ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। नॉर्थ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन इज द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी पोल्यूशन ऐसा फैल गया है। आ गया समझ में? देन नॉर्थ एक्सप्लॉइटेड मोर, नॉर्थ ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है, किसको, एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है नॉर्थ ने। हैंस शुड टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब भाई ये बोलते हैं अब तुमने ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है किसको, एनवायरनमेंट को, तो तुमको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए। हमने तो इतना एक्सप्लॉइटेशन किया ही नहीं, तो हम बेफालतू में क्यों इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें। भाई हम तो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, आप तो डेवलप्ड कंट्रीज हो, हम डेवलपिंग कंट्रीज़ पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी जबकि हमने कुछ किया नहीं है, तो भाई हमारा तो हो गया, फिर डेवलप हो गए हमारे, तो ऐसे कैसे चलेगा काम। तो भाई आपको अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए क्योंकि आपने इतने ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से डिग्रेडेट किया है, पूरी एक्सप्लॉइट किया है एनवायरमेंटल को, और हमको अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलनी चाहिए। तो क्या, सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस बट ग्रोथ, ऐसे ही सिमिलर रिस्ट्रिक्शन से हमारी तो ग्रोथ नहीं होगी। आ गया समझ में? तो ये हमने नॉर्थ और साउथ की बात की कि दोनों ने क्या बोला है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ना वॉज एक्सेप्टेड, किसकी आर्ग्यूमेंट, साउथ की। ग्लोबल साउथ की आर्ग्यूमेंट कब एक्सेप्टेड, इन रियो डिक्लेरेशन एट अर्थ समिट, रियो द जेनेरियो समिट 1992 में ये कब एक्सेप्ट किया गया था। कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया था। टारगेट तो हमारा कॉमन है बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको अलग अलग लेनी पड़ेगी, समझ गए। तो फिर क्या हुआ 1992 में UNFCCC CCC, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कर लो हाईलाइट। ठीक है, UNFCCC CCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज ऑल्सो प्रोवाइडेड अ क्लाइमेट प्रोटेक्शन बेस्ड ऑन इक्विटी, मतलब सबको सेम चीज़ है कि सेम कॉमन है, हमको सबको एक ही चीज़ करनी है, इक्विटी बेस्ड। देन बट कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक ही चीज़ इक्विटी मतलब एक चीज़ कॉमन चीज़। कंक्लूड द टॉपिक विच इज़ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जो पार्टीज़ होती हैं उन्होंने क्या किया, कन्वेंशन को अग्री कर लिया कि भाई जो लार्जेस्ट शेयर है ना किसका, हिस्टोरिकल एंड करंट ग्लोबल एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो हिस्टोरिकल और जो करंट एमिशन है ना भाई, वो बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज से ही ओरिजिनेट हो रहा है। क्या बोल रही हैं कि जो ग्रीन एमिशन का जो पहले एमिशन और जो अभी करंट एमिशन है ना, वो पूरा का पूरा कहाँ से, डेवलप्ड कंट्रीज से ही क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। आगे समझ में। पर कैपिटा इनकम कहाँ पे, डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो अभी भी लो है,
कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज। देन इंडिया और चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज, क्या इंडिया एंड चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज क्या करा, एग्जाम्प्टेड, उनको एग्जाम्प्ट कर दिया फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। हाईलाइट कर लो भाई इसको भी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कब इसका क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, 1997 में। ये क्या है, इट्स एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट। क्या करता है ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट, इट सेट्स इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, क्या बोला मैंने, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के लिए क्या करता है, टारगेट सेट करता है टू कट ऑफ देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन। उनके जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है ना, उनको बताते हैं कि आप इतना ही कर सकते हो एमिशन। अब इसमें ग्रीन हाउस एमिशन में ग्रीन हाउस की कौन कौन सी गैसेस आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये 3 गैस आती है किसमें, ग्रीन हाउस के गैसेस में। अब उन्होंने इन पर ही कट ऑफ क्यों लगाया, क्योंकि ये जो गैसेस है ना, ये क्या करती है, ट्रैप करती है एयर को और जो है स्पेस में जाने से, एमिनेट करने से रोकती है। आ गया समझ में। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, उसका नाम क्योटो कहाँ से आता है, एक जगह है, कहाँ पे, जापान में, हेल्ड इन क्योटो। आगे समझ में। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पे हेल्ड हुआ था, जापान में, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल सेट आउट इन UNFCCC, UNFFC। आ गया समझ में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में हम किसकी बात करते हैं, ग्रुप की, ऐसी प्रॉपर्टी जो ग्रुप ओन करता है। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी फॉर द ग्रुप। ठीक है, अब इसके मेंबर्स दोनों हो सकते हैं, मेंबर्स के पास दोनों राइट्स भी हो सकती है और ड्यूटीज भी हो सकती है। आ गया समझ में। मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैव बोथ, क्या बोथ, राइट्स एंड ड्यूटीज की भाई उनको हक भी है और उनके साथ उनके राइट्स होने के साथ साथ भाई उनकी कुछ ड्यूटीज भी बनती है। आ गया समझ में। तो अब ये जो ग्रुप के मेंबर्स हैं ना, उनको आपको जैसे मैंने बताया राइट्स और ड्यूटीज को मेंटेन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, द नेचर, the level of use and the maintenance of a given resource, for example well। ठीक है, अब ये जैसे कि कोई भी विलेज में एक वेल होता है, ठीक है, अब उस वेल में कुछ भी टूटा फूटी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो एज अ कम्युनिटी, एज अ विलेज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप उसका पानी पी रहे हो तो उसको रिपेयर भी करवाया जाए, उसकी मेंटेनेंस भी करवाई जाए। आ गया। तो ये क्या है, विलेज क्या है, एक ग्रुप है, और वेल क्या उनका रिसोर्स है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल है कि अगर आपकी सोसाइटी है, कोई सा भी एरिया है, उस जगह हेड पंप है, ठीक है, हेड पंप में अगर आप पानी यूज़ करें उसका, अगर उसमें कुछ भी हो जाए, टूट फूट या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो एज अ सोसाइटी, एज ए कम्युनिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस हैंड पंप को आप सही करवाएं। ठीक है, तो ये का सेकंड ग्रुप्स इन इंडिया, ये एग्जाम्पल है, आप इसको खुद पढ़ लो। ठीक है, इधर दे रखा है, आप इसको खुद अपने आप से रीड करो। आ गया समझ में। तो क्या हो रहा है कि ये जो रिसोर्सेज है, कॉमन रिसोर्सेज है, उनको ना बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रहा है। ठीक है, वो कम होते जा रहा है। तो क्या फैक्टर्स है, फैक्टर्स दैट हैव कॉज्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज टू dwindle और श्रिंक इन साइज, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ दी पुअर के लिए भी ये बहुत मुश्किल से अवेलेबल हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्या फैक्टर्स है इसके, जैसे कि इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम हो रहा है ना वो डिग्रेडेड हो रहा है। ठीक है, फिर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि आपको पता है 1991 के बाद LPG को इंट्रोड्यूस करा तो प्राइवेटाइजेशन होना स्टार्ट हो गया, ये एक फैक्टर है। थर्ड, पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे कि इंडिया अब वर्ल्ड के स्केल पे इंडिया फर्स्ट नंबर पे आते हैं पॉपुलेशन के इसमें, तो पॉपुलेशन का भी बहुत जल्दी ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, फिर एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन, एग्रीकल्चर में भी इंटेंसिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। तो इधर ये बोल रहे हैं कि भाई इंडिया के स्टैंड क्या है एनवायरमेंटल इश्यूज के अंदर। ठीक है, तो अब हम इसमें इंडिया की बात कर रहे हैं तो वेरी इम्पॉर्टेंट लगा लो कि भाई है इम्पॉर्टेंट है। आ गया समझ में। तो इंडिया का क्या स्टैंड है इसमें, इंडिया साइंड एंड राइटिफाइड 1997 क्योटो प्रोटोकॉल इन अगस्त 2002।
ठीक है। देन इंडिया क्या बिलीव करता है? प्रिंसिपल्स किसके? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके? UNFCCC के, कि भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका ज़्यादा शेयर है एमिशन में और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका कम है। तो एट G8 मीटिंग इन जून 2005, G8 मीटिंग 2005 में इंडिया ने पॉइंट आउट किया कि पर कैपिटा एमिशन रेट्स किसके? डेवलपिंग कंट्रीज के जो पर कैपिटा एमिशन रेट्स हैं आर अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ दोज इन द डेवलप्ड कंट्री। जो डेवलपिंग कंट्रीज का जो एमिशन है ना वो बिल्कुल इत्तू सा है, टाइनी सा है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में? डेवलप्ड कंट्रीज का। तो इंडिया इसमें बोल रहा है जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, डेवलपिंग कंट्रीज उसका तो फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा टाइनी है, ठीक है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना उसका फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में। आ गया फिर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कर्बिंग एमिशन, मतलब कट करना, एमिशन को कट करने में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी साइड है? किसकी है भाई? किसके साथ जाती है? डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ। कि भाई आपको अगर एमिशन कम करना है तो आप डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ जाके बोलो हमारा जो फ्रैक्शन है एमिशन का वो बिल्कुल इतना सा है, इतना सा टाइनी सा फ्रैक्शन है हमारा। हो गया क्लियर? उसके बाद में इंडिया इज़ वेरी ऑफ रिसेंट डिस्कशन विद द UNFC। क्या है भाई प्रॉब्लम? प्लान्स टू इंट्रोड्यूस बाइंडिंग कमिटमेंट्स ऑन रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज। तो भाई UNFC बोल रही है कि जो डेवलपिंग बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज है भाई, अब जो इंडस्ट्रियलाइज पे फोकस कर रही है कि भाई अब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करेंगे, हमारी जो कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, जैसे कि रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हो रही है जैसे कि चाइना और इंडिया और ब्राज़ील, उन पे हम बाइंडिंग लगाएंगे कि भाई आपको ये करना ही करना है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम उसको बाइंड कर देंगे। तो ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन क्यों? तो भाई क्यों ऐसा करेंगे? टू रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशन, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल में बताया गया है, ठीक है। तो भाई अब इसमें इंडिया का क्या बोला है, क्या बोल रही है इंडिया, इसको क्या स्टैंड ले रही है इंडिया इस पर? तो भाई इंडिया फील्स दिस कॉन्ट्रवीन्स दिस वेरी स्पिरिट ऑफ UNFCCC, कि भाई UNFCCC ने बोला, UNFCCC ने बोला कि भाई आपकी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बट आप तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रवीन कर रहे हैं कि भाई आप तो बात काट रहे हैं, अब तो घूम रहे हैं अपनी बात से कि भाई आपको ऐसे बाइंड कर दिया जाएगा। तो इंडिया बोलती है डज इट सीम फेयर टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिया, क्या ये आपको सही लगता है कि इंडिया पर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को थोपना? तो भाई ऐसे इंडिया प्रूफ देती है, क्या इंडिया प्रूफ देती है कि भाई हम तो नहीं देंगे, ऐसे क्योटो प्रोटोकॉल में हम नहीं इंक्लूड होंगे। क्यों? क्योंकि कंट्रीज राइज इन पर कैपिटा कार्बन एमिशन इन 2030 is likely to still represent less than half of the world average of 3.8 tons in 2000। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो इसमें ना बेसिकली रफली से यही है, इंडिया यही बोल रहा है कि जो इंडिया का एमिशन है ना वो बहुत ज़्यादा टाइनी है। क्या है? इंडिया का फ्रैक्शन एमिशन क्या बहुत ज़्यादा टाइनी फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इंडिया ने ये प्रूफ दिया और बोला कि एमिशन आर प्रिडिक्टेड टू राइज फ्रॉम 0.9 टन्स पर कैपिटा इनकम इन 2000 में इतना है टू 1.6 टन्स पर कैपिटा इन 2030, कि भाई हमारा 2000 में 0.9 टन्स था और 2030 तक भी हमारा 1.6 टन ही होगा। तो ये बहुत ज़्यादा टाइनी फ्रैक्शन है अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो ये पूरे वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा कम है इंडिया का फ्रैक्शन। तो भाई हम तो इसमें नहीं आएंगे क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंट्स मेड बाय एफर्ट्स मेड बाय इंडिया। ये इधर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लो, स्टार लगा लो, हाईलाइट कर लो, जो करना है कर लो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आ गया समझ में? तो इधर फर्स्ट टॉपिक है कि इंडियाज नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी क्या मैंडेट करती है? क्लीन फ्यूल्स फॉर व्हीकल, ताकि पोल्यूशन ना हो, ठीक है। सेकंड है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, जो कि कब पास हुआ था? 2001 में। और ये क्या करता है? आउटलेट्स इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी, की एनर्जी को अच्छी तरह से एफिशिएंसी से यूज़ करा जाए, ठीक है। फिर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ये कब पास हुआ था? 2003 में। ये क्या करता है? इट एनकरेजेस द यूज़ ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी, की जो एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं वो वापस रेन्यूएबल हो जाए, ठीक है, वापस हम उसको यूज़ कर सकें। देन फोर्थ पॉइंट इम्पोर्टिंग नेचुरल गैसेस, क्या है फोर्थ पॉइंट? इम्पोर्टिंग नेचुरल गैसेस एंड एनकरेज अडॉप्शन ऑफ
then fifth point is encouraging the adoption of clean coal technologies. सिक्स्थ पॉइंट, गवर्नमेंट इज कीन टू लॉन्च अ नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल पर, ठीक है, जिससे क्या होगा, हम यूजिंग अबाउट 11 हेक्टर्स ऑफ लैंड, 11 हेक्टर्स ऑफ लैंड यूज़ करेंगे क्या प्रोड्यूस करने के लिए, बायोडीजल बाय 2011 एंड 2012। ये ना NCERT पुरानी है, इस वजह से पुराना डेटा दे रहा है अब, ठीक है। देन रेटिफाइड द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ऑन 2 अक्टूबर 2016, जो कि हो चुका है। देन एथ पॉइंट, वन ऑफ द लार्जेस्ट रेन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड हम करेंगे, रन करेंगे इंडिया के द्वारा। देन नाइन्थ, रिव्यूड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट एट द अर्थ समिट इन रियो इन 1917 में हम रिव्यू करेंगे जो भी कि भाई सही हुआ है, गलत हुआ है, जो भी हुआ है अभी तक चेंजेस क्या आए समिट के बाद से, ठीक है। तो अब हमने ये जो रिव्यू किया था ना, इसका कंक्लूजन देखते कि भाई इसका कंक्लूजन क्या आया है, ठीक है। तो भाई क्या हुआ है, नो ट्रांसफ़र ऑफ न्यू एंड एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कोई ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी ऑन कंसेशनल टर्म्स और टू डेवलपिंग नेशंस, कि भाई कुछ नहीं हुआ है डेवलपिंग नेशंस के साथ। और होना क्या चाहिए था ये कि इंडिया क्या बिलीव करता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, वो क्या करना चाहिए, उनको टेक इमीडिएट मेजर्स टू प्रोवाइड डेवलपिंग कंट्रीज विद फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड क्लीन टेक्नोलॉजीज टू इनेबल देम टू मीट देयर एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स अंडर UNFCCC। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, उनको डेवलपिंग कंट्रीज़ को कुछ ऐसे फाइनेंशियल बेनिफिट्स या फाइनेंशियल हेल्प करनी चाहिए ताकि वो जो UNFCCC है ना, उनकी जो कमिटमेंट्स है ना, उनको फुलफिल कर पाए, ये होना चाहिए। बट हुआ क्या, ये आ गया समझ में। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, वन और मैनी, ठीक है। तो अभी हमने इतनी देर से पढ़ा वर्ल्ड के लेवल पे कि भाई क्या हो रहा है पॉलिटिकली, हमने बात करी। तो अब हम बात करेंगे जो कंट्रीज़ है ना, उनके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम एनवायरमेंट की बेसिकली बात करेंगे कंट्री के अंदर की, ठीक है। सो हियर ग्रुप्स ऑफ एनवायरमेंटली कॉन्शियस वॉलंटियर्स वर्किंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो डिफरेंट पार्ट्स में वर्क कर रहे हैं, कौन कौन एनवायरमेंटल को लेके जो कॉन्शियस वॉलंटियर्स है वो, सम ऑफ देम वर्क एट द इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करते हैं कुछ उसमें से, मोस्ट ऑफ देम वर्क एट द लोकल लेवल। तो हम लोकल लेवल की बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाने की ज़रूरत है क्योंकि बस फैक्चुअल थिंग्स इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, ठीक है। तो फॉरेस्ट मूवमेंट ऑफ दी साउथ वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम इसमें। तो मूवमेंट इन मैक्सिको, चिले, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, कॉन्टिनेंटल अफ्रीका एंड इंडिया आर फेस्ड विद इनॉर्मस प्रेशर एंड उसके बाद क्या है, फॉरेस्ट क्लियरिंग इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। कहाँ पे फॉरेस्ट क्लियरिंग हो रही है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कंटिन्यूज एट एन अलार्मिंग रेट। क्या हो रहा है, फॉरेस्ट क्लियरिंग्स, क्या, डिफॉरेस्टेशन, क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, मूवमेंट्स हो रहा है। फिर मिनरल इंडस्ट्री, कि भाई मिनरल की वजह से कैसे एनवायरमेंट में कंसर्न्स हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ, एक्सट्रैक्शन मतलब जो अर्थ है उसके अंदर से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं बाहर खोद के, ठीक है। जिससे क्या होता है, अर्थ को खोदेंगे, उसमें जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होगा, उसमें क्या होगा, प्लेट्स खिसक जाएंगी, उससे बहुत ज़्यादा क्या होगा, अर्थ क्वेक आएगा, इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। देन इट्स यूज़ ऑफ केमिकल्स, कि भाई आजकल अगर आप एग्रीकल्चर वगैरह भी कर रहे हो तो उसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उससे क्या होता है, लैंड की जो फर्टिलिटी होती है वो डिग्रेडेड हो जाती है, ठीक है, वो अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देता है लैंड। देन इट्स पोल्यूशन ऑफ वाटरवेज एंड लैंड्स, ये क्या वाटर को भी बहुत ज़्यादा पोल्यूट करते हैं और लैंड को भी। देन इट्स क्लियरेंस ऑफ नेटिव वेजिटेशन, जो भाई वहाँ की नेटिव वेजिटेशन है ना उसको ही क्लियर कर दे रहा है, उसको ही ख़त्म कर दे रहा है। देन इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज़, कि भाई अगर कोई भी कम्युनिटीज़ का डिस्प्लेसमेंट होगा तो भाई बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होगा, भले ही अगर कंट्री के अंदर ही माइग्रेशन होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी उन कम्युनिटीज़ को भी, ठीक है। सो दीज फैक्टर्स कंटिन्यूज टू इनवाइट क्रिटिसिज्म एंड रेजिस्टेंस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ग्लोब।
तो हम इसमें कौन सी कंट्री की क्रिटिसिज्म की बात करें? द फिलीपींस। क्या किसने क्या करा? कंपेन अगेंस्ट मल्टीनेशनल कंपनी WMC, कर लो हाईलाइट, इंपॉर्टेंट है। मल्टीनेशनल कंपनी जो क्या थी? ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी थी, ठीक है। तो उसमें क्या, ऑस्ट्रेलियन पीपल ऑल्सो कंपेन्ड अगेंस्ट दी कंपनी, उन्होंने भी कंपेन किया था उस कंपनी के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया इज बेस्ड ऑन एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट्स और एडवोकेसी फॉर द बेसिक राइट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन इंडिजीनियस पीपल। इंडिजीनियस मतलब जो वहाँ के ही पीपल है, ठीक है, वो कहीं और से नहीं आए हैं, वो बेसिकली नेटिव प्लेस उनका वही है, वो वहीं पे पैदा हुए हैं, उनकी जो ग्रोथ हुई है, एंसेस्ट्रल पीपल जो है वो भी वहीं के ही हैं, जैसे कि वहाँ के ट्राइबल पीपल, ठीक है, वो इंडिजीनियस पीपल है वहाँ के। तो इसमें क्या हुआ, बेसिकली कंट्री के इनसाइड भी हुई है कंपेन और कंट्री के आउटसाइड भी कंपेन हुई है। जैसे कि कंट्री के आउटसाइड फिलीपींस ने किया और कंट्री के अंदर ऑस्ट्रेलियन पीपल ने ही कंपेन किया है, ठीक है। तो तीसरा है मेगा डैम्स। जब डैम्स कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपोजिशन आता है, बहुत ज़्यादा कंपेनिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा अपोज किया जाता है उस प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो क्या है, अर्ली 1980s की बात कर ले, ठीक है। 1980s में क्या सॉ द फर्स्ट एंटी डैम मूवमेंट लॉन्च इन द नॉर्थ। कहाँ पे? नॉर्थ की बात कर रहे हैं वर्ल्ड में, ठीक है। नेमली द कंपेन टू सेव द फ्रैंकलिन रिवर। क्यों हुआ था कंपेन? फ्रैंकलिन रिवर को सेव करने के लिए एंड इट्स सराउंडिंग फॉरेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। फ्रैंकलिन रिवर और उसके जो सराउंडिंग फॉरेस्ट है ना, उसको सेव करने के लिए कंपेन हुआ था 1980s में, ठीक है। तो क्या होता है, इट वॉज अ वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट कंपेन और एंटी डैम कंपेन। वो इसमें अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई फ्रैंकलिन रिवर और सराउंडिंग फॉरेस्ट एरिया को करना है, तो वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट कंपेन और एंटी डैम कंपेन की भाई हम डैम आपको नहीं बनाने देंगे। अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसा कौन सा मूवमेंट हुआ था? तो एंटी डैम प्रो रिवर मूवमेंट। किसको बचाने के लिए? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा जो रिवर है उसको बचाने के लिए ये हुआ था कंपेन इंडिया में। आ गया समझ में? तो अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक रिसोर्स जियो पॉलिटिक्स। तो रिसोर्स तो अपन को पता है, जियो और पॉलिटिक्स। तो जियोग्राफिकली क्या क्या पॉलिटिक्स हुआ है, इन चीज़ों को लेके हम इसकी बात करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट हु गेट्स what and who gets what, when, where and how. Who gets what, when, where and how. आ गया समझ में? आराम से पढ़ेंगे, कुछ घबराना नहीं है। तो भाई 1600 में क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, क्या मोटिव लेके आए थे कि भाई रिसोर्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, ट्रेड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये सोच के वो आए थे। क्यों? क्योंकि इंडिया को हम क्या बोलते थे? सोने की चिड़िया बोलते थे, ठीक है। इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे आके क्या करा, बहुत ज़्यादा रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके अपने वहाँ पे लेके चले गए यूरोपियंस, ठीक है। और इंडिया का फ़ायदा उठा के वो यहाँ से अपने बहुत सारे रिसोर्सेज लेके वहाँ पे यूरोप में चले गए। तो ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसका? रिसोर्स जियो पॉलिटिक्स का। आ गया समझ में? तो ये जो यूरोपियन पावर्स है ना, उनका बेसिकली क्या है कि हम कैसे रिसोर्स लाएंगे, या तो ट्रेड करके लाएंगे, ठीक है, या तो पावर से लाएंगे कि भाई पावर या वॉर के साथ लाएंगे, या फ्रेंडशिप करके लाएंगे। आ गया समझ में? तो ये इनकी क्या एक मेंटालिटी है। तो थ्रू आउट द कोल्ड वॉर द इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है नॉर्थ की, उन्होंने क्या अडॉप्ट किया? A number of methods to ensure steady flow of resources. क्या पहला है? Development of military forces near exploitation sites of along SLOC. क्या है? Sea lanes of communication. क्या है? Sea lanes of communication. ठीक है। उन्होंने क्या बोला? डिप्लॉयमेंट किसका? मिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉय करो नियर साइट्स ऑफ सी की जो साइट्स है, सी की जो लेन्स की साइट है, उनका वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करो ताकि बेटर कम्युनिकेशन के लिए। सेकंड, स्टॉक पिकिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज का करो,
ठीक है। देन थर्ड, एफर्ट्स टू प्रॉपर फ्रेंडली गवर्नमेंट इन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के साथ, जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ अच्छी उनके साथ फ्रेंडली गवर्नमेंट रिलेशंस बनाओ। उसके बाद सपोर्ट टू एमएनसीज, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ना उनको सपोर्ट करो एंड फेवरेबल इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल रिजर्व्स इन मिडल ईस्ट, ठीक है। वाटर डिस्प्यूट्स इन साउथ एशिया, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का जो इंडस रिवर को लेके डिस्प्यूट है वो। ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं इसके। On to our last topic of the chapter which is indigenous people and their rights, ठीक है। तो भाई हु आर इंडिजीनियस पीपल, कौन इंडिजीनियस पीपल? तो ओरिजिनल हैबिटेट्स ऑफ अ रीजन, वहाँ के ओरिजिनल हैबिटेट से वो कहीं से माइग्रेट नहीं हुए हैं, उनके एंसेस्टर्स भी वहीं के ही थे, वो भी वहीं पे पैदा हुए, उनके जो बच्चे जो भी उनकी आगे जनरेशन होगी वो वहीं पे ही होगी, ठीक है। वो कहीं से भी बाहर से नहीं आए, वो होती है नेचुरल हैबिटेट्स। फॉर एग्जांपल ट्राइबल्स, ठीक है। एंड प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल कल्चर्स एंड लाइफस्टाइल, वो वहीं पे रह के उनका जो नेचुरल उनका ट्रेडिशनल कल्चर है वो वहीं पे रह के उनको प्रैक्टिस करते हैं और लाइफस्टाइल ऐसी वैसी ही होती है जैसी वो पुरानी होती है, तो वो होता है इंडिजीनियस पीपल। अब बात करते हैं अलग अलग जगह की इंडिजीनियस पीपल की। कहाँ की? फिलीपाइंस, कॉर्डिलेरा फिलीपाइंस में 20 लाख इंडिजीनियस पीपल है। 10 लाख चिले में है। 6 लाख चिटगोंग हिल ट्रैक बांग्लादेश में है, ठीक है। 35 लाख कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिकन नेटिव्स है। 50,000 कहाँ पे? ईस्टर्न पनामा कैनाल के, ठीक है। देन 10 लाख कहाँ पे है? सोवियत यूनियन में, ठीक है। तब ये जो इंडिजीनियस पीपल है ना, दे पीपल ऑक्यूपाई एरियाज इन साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ पे है, ठीक है। अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में और इंडिया में भी है। तो भाई ये जो पीपल है इंडिजीनियस पीपल, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब ये जो इंडिजीनियस पीपल है ना उनकी डिमांड क्या है कि भाई क्या डिमांड करते हैं इंडिजीनियस पीपल? तो वो बोलते हैं कि भाई हमें हमारी खुद की आइडेंटिटी चाहिए। दे वांट देयर ओन आइडेंटिटी, दे डिमांड देयर ओन आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब हम इंडिया की बात करते हैं। इसमें इंडिया के जो इंडिजीनियस पीपल है वो कौन है? एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो है 8%। कौन? शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो है 8%। कहाँ के? वो क्या है? नेग्लेक्टेड इन डोमेस्टिक प्लस क्या? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना उनका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मतलब इंडिया में ही और इंडिया के बाहर की जो पॉलिटिक्स है ना उनमें उसको नेग्लेक्ट किया जाता है कि भाई इनका इसमें ना कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है इनका इसमें, ठीक है। तो क्या है? द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल कब? 1917 की। फर्स्ट ऑफ 11 इंडिजीनियस एनजीओज टू रिसीव कंसल्टेटिव स्टेटस इन द यू। तो कर लो इसको टिक। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल कब बना था? 1997 में। क्या था? ये फर्स्ट 11 इंडिजीनियस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है टू रिसीव कंसल्टेटिव स्टेटस इन द यूएन। आ गया समझ में? यही कंप्लीट होता है और हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो गाइज ये पूरा चैप्टर हमने एनसीईआरटी के नोट्स पर ही बेस्ड रखा है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वट एवर योर क्वेरीज हैव प्लीज़ लीव देम ऑन दी कमेंट बिलो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Till then, stay tuned. Bye bye.